हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट जैसे कहते हैं, उसकी थर्ड वीडियो में आई वेलकम यू ऑल। अभी तक इस यूनिट की मैं दो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको गवर्नमेंट बजट यूनिट का सिलेबस बताया था और उसका मीनिंग और उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स बताए थे मैंने आपको। फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको बजट के डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए, जिसमें कि रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन को मैंने एक्सप्लेन किया। ये दोनों वीडियोस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। वहां सारी पुरानी वीडियोस के लिंक्स अवेलेबल है, वहां से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही है कि सर आप पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन आपकी जो वीडियोस हैं थोड़ा लेट आती हैं। तो प्यारे बच्चों, अच्छा जो कंटेंट प्रिपेयर होता है उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन प्यारे बच्चों आप चिंता ना करें। आपका जो सिलेबस है क्लास 12th का, उसको टाइमली फिनिश कराना मैं अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं। सो आपका टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपको प्रैक्टिस सेशंस और सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर्स में आए हैं उनके बारे में भी मैं टाइमली बताता रहूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो शुरू करते हैं गवर्नमेंट बजट की ये थर्ड वीडियो। और मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बजट पूरे एंटायर सिलेबस में इकोनॉमिक्स के थ्योरेटिकल पार्ट में 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। ये इस यूनिट की थर्ड वीडियो है, थ्योरेटिकल पार्ट इसमें फिनिश हो जाएगा और फोर्थ वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो कराने वाला हूं, जिससे कि इस यूनिट की आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिसिट्स के बारे में बताने वाला हूं जो बजट से रिलेटेड होते हैं, हिंदी में जिनको कहते हैं घाटा। तो जैसे डेफिसिट वर्ड आता है तो आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि इस यूनिट का नाम है गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, तो आपके दिमाग में आएगा कि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट हमें स्टडी करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट जो है वो अब गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट है जो प्रस्तुत किया जाता है हर साल, उसमें प्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो ये 1997-98 का जो बजट आया था वहां से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को। अगर गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को कहें तो सबसे आसान होता था इसको कैलकुलेट करना कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का उसमें से टोटल रिसीप्ट्स को घटा दीजिए, तो आपको मिल जाता है गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। और ये क्या है बेसिकली, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा हो जाए उसके रिसीप्ट से, यानी कि आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, तो उसको हम कह देंगे घाटे का बजट। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट अब गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश नहीं किया जाता है, जो उसका बजट पब्लिश होता है उसमें। लेकिन कुछ और डेफिसिट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। टोटल 3 तरह के डेफिसिट है जिसको इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा और जो आपके सिलेबस में है। उसके अलावा किसी भी बुक में कुछ भी दिया है तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मोटी सी बात है, आप ये एक जो आपका दैनिक जीवन है उसमें भी देखते होंगे कि आपका घाटा कब होता है, जब आपके खर्चे ज्यादा हो जाएं आपकी कमाई से। आपका मुनाफा कब होता है, जब आपकी कमाई ज्यादा हो आपके खर्चे से। और बराबर कब होता है, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं, जब ये दोनों बराबर हो। तो वहीं से आप देख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैलेंस्ड बजट क्या है, जब एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का और रिसीप्ट्स बराबर हो। अब वो रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट उसमें भी हम देखेंगे उसको। लेकिन मोटी सी बात यह है कि एक्सपेंडिचर अगर रिसीप्ट के बराबर हो जाए तो बैलेंस है, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए यानी खर्चा ज्यादा है कमाई कम है तो डेफिसिट होगा। और अगर एक्सपेंडिचर कम है और कमाई जो है वो ज्यादा है, वो स्थिति होगी सरप्लस बजट की, अधिशेष बजट जिसे हम कहते हैं। हालांकि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में अमूमन ये वाली स्थिति बनती है और भारत में भी ऐसी स्थिति है। तो चलो अब शुरू करते हैं एक एक करके इनको विस्तार से समझना। पर देखिए, जब आप रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो पिछली वीडियो में मैं इनको आपको डिटेल में समझा चुका हूं, लेकिन यहाँ एक और क्लासिफिकेशन देख लो इनका अच्छे से। ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको। अगर ये आपने ध्यान से समझ लिया यहाँ पर तो आप समझिए कि आपको सारे डेफिसिट्स बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं। पहली बात, रेवेन्यू रिसीप्ट्स मैंने आपको बताया, आपको याद होगा इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। यहां से रेवेन्यू रिसीप्ट मिल सकती है गवर्नमेंट को कर और गैर कर से। उनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। फिर बात करते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स की। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट से आ सकती हैं, बोरोइंग से आ सकती हैं और लोन रिकवरी से आ सकती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक ये जो हमारा कॉलम बना है ये बना है रेवेन्यू रिसीप्ट का, ये कॉलम हमारा बना है कैपिटल रिसीप्ट्स का, और फिर थर्ड कॉलम हमारा ये देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व है।
इसमें प्लान हो सकता है, नॉन प्लान हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक पार्ट होता है इंटरेस्ट पेमेंट, जो सरकार ने ऋण लिया हुआ है उस पर जो वो ब्याज का भुगतान करती है, अदायगी करती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और वो यही सम्मिलित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब प्राइमरी डेफिसिट में आपको यानी प्राथमिक घाटा आपको पढ़ाऊंगा उस समय। और लास्ट यहाँ पे है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। तो ये हमारा फोर्थ ब्लॉक हो गया। यहाँ पे पूंजीगत व्यय को भी हम प्लान, नॉन प्लान कह सकते हैं। इनको चारों को मैं आपको अपनी जो सेकंड वीडियो थी गवर्नमेंट बजट की उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल में। वहां आप इनको समझ सकते हैं, इनको इनके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, इनके एग्जांपल्स हैं, वहां पे देख सकते हैं। यहां मैं ज्यादा इनको डिटेल में नहीं समझा रहा, लेकिन यहां मैंने क्यों समझाया इनको। देखिए, रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नंबर 1 और नंबर 2, इनको देखो ध्यान से। इन दोनों का अंतर जो है ये आपको प्रोवाइड कर देगा राजस्व घाटा, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, वो ये प्रोवाइड कर देगा। हो गया ना इजी समझना। इनका अंतर अगर देख लें, इन दोनों को अगर हम, इनका डिफरेंस अगर हम देख लें इन दोनों का, तो ये हमें प्रोवाइड कर देगा कैपिटल डेफिसिट, जिसे हम पूंजीगत घाटा कहते हैं। हालांकि पूंजीगत घाटा सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको ऐसे कोई सेपरेटली नहीं पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट तो दैट मींस इन दोनों का अंतर, और जब हम कह रहे हैं कैपिटल डेफिसिट या कैपिटल सरप्लस तो इन दोनों का अंतर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ महत्वपूर्ण है समझना वो कि कैपिटल रिसीप्ट्स में आप देखिए एक इंपॉर्टेंट एंट्री है बोरोइंग की, ऋण ग्रहण जिसे हम कहते हैं। आपको बार बार ये वर्ड यूज करना होगा, कैपिटल रिसीप्ट्स विदाउट बोरोइंग या फिर नॉन बोरोइंग कैपिटल रिसीप्ट्स। ध्यान रखिएगा, गैर ऋण ग्रहण आपको बार बार ये कहा जाएगा। तो इसका मतलब होगा सीधा सा कि कैपिटल रिसीप्ट्स में तीनों चीज शामिल होती हैं, लेकिन नॉन बोरिंग कब होगी, तीनों में सिर्फ अगर हम इसको इंक्लूड करें और इसको, ये दो इंक्लूड कर दें और बोरोइंग वाला जो पार्ट है इसको हम हटा दें, तो वो नॉन बोरोइंग कैपिटल रिसीप्ट कहलाएंगे, यानी गैर ऋण ग्रहण पूंजीगत प्राप्तियां कहलाएंगी। तो ये क्लासिफिकेशन आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया। थोड़ा टाइम लग गया आपका एक्स्ट्रा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग आप देखना कितनी जबरदस्त होने वाली है इससे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को हिंदी में कहते हैं राजस्व घाटा। तो अब देखो कितना इजी हो गया ना समझना। मैंने आपको क्या कहा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीप्ट घटा दीजिए। ऊपर के जो कॉलम्स थे, जो ब्लॉक्स थे, उनका डिफरेंस बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो हिंदी में अगर इसको कहें तो राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटा दो। हो गया इजी। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना, तो ठीक है आपने इसका डिफरेंस समझा, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, लेकिन कंक्लूजन क्या होता है इस पे क्वेश्चन बनता है। वहां अच्छे से अच्छे बच्चे जो हैं वो लड़खड़ा जाते हैं, आंसर अच्छा सा नहीं लिख करके आते हैं। तो उसमें आपकी मैं हेल्प करने वाला हूं कि अगर कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करके कहा रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करो और वो डेफिसिट कैलकुलेट भी हो गया, सरप्लस नहीं आया, आपसे पूछा कि इसका अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है, प्रभाव क्या है अर्थव्यवस्था पे, तो आप बताएंगे कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रिसीप्ट से तो घाटा होता है राजस्व का। और ऐसे में सरकार क्या करती है, वो बचतों का उपयोग सरकार अपने उपभोग के लिए कर रही है। तो सेविंग्स जो कहीं और से प्राप्त हो रही है सरकार को, उनको गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन पे खर्च कर रही है। किस पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, सैलरीज, गवर्नमेंट के जो डेली के एक्सपेंडिचर होते हैं वो होते हैं उसमें, या फिर इंटरेस्ट पे कर रही होती है। तो ऐसी चीजों पर सरकार खर्च कर रही है, और सरकार कर रही है निर्बचत, जिसे हम कहते हैं डिस सेविंग, इसके लिए वर्ड है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि डिस सेविंग क्या है सर। तो डिस सेविंग क्या है, सेविंग का उल्टा। जब सरकार की आय ज्यादा हो अपने व्यय से तो सरकार करती है बचत, लेकिन जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसीप्ट से तो ऐसे में क्या होता है, नेगेटिव सेविंग होगी, जिसे हम डिस सेविंग कहते हैं। और राइज होगा ऐसे में लोन बढ़ेंगे सरकार के, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, सरकार सेविंग्स नहीं कर पा रही है बल्कि बोरोइंग करना पड़ रहा है उसको। और बोरोइंग करेगी तो इंटरेस्ट लायबिलिटी, ब्याज के जो दायित्व तो हैं भविष्य में वो भी बढ़ेंगे सरकार के। अब सरकार क्या करेगी, थोड़ी सी होशियारी करेगी कि संतुलन तो उसको चाहिए, कि ऐसा नहीं कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना भी बढ़ता चला जाए और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संतुलन बनाने के लिए सरकार कोशिश करेगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे पूंजीगत व्यय कहते हैं, उसको घटा ले, या फिर वेलफेयर एक्सपेंडिचर, जो जो कल्याण से संबंधित जो योजनाएं होती हैं उन पे होने वाले व्यय को सरकार घटा ले। लेकिन दोनों ही स्थितियों में समाज घाटे में रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर घटाएगी तो पूंजीगत व्यय घटाते ही देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट है वो कम हो जाएगी। और अगर सरकार वेलफेयर एक्सपेंडिचर घटाती है, कल्याण संबंधी व्यय घटाती है, तो ऐसे में क्या है, वेलफेयर का लेवल लो हो जाएगा। जो गरीब जो वर्ग है देश का
वो अनेक सुविधाओं से वंचित रह जाएगा। तो ये था रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, और रेवेन्यू डेफिसिट में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको क्या लिखना है। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रैक्टिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बात करते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। अब जब टोटल एक्सपेंडिचर की बात आती है तो आपने अभी जो टेबल देखी थी जिसमें 4 मैंने ब्लॉक बनाए थे, तो आपके इस साइड का ब्लॉक नंबर ये और ये नंबर, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये दोनों एक्सपेंडिचर ही तो थे, दोनों व्यय थे, तो हमें मिल जाता है इससे कुल व्यय मिल जाता है। इसमें से घटाना क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट घटा दो, यानी कि ये वाला पार्ट घटा दो, और नॉन बोरोइंग कैपिटल रिसीप्ट, जिसको मैं अभी बहुत डिटेल में समझा रहा था कि गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि ये वाला जो पार्ट था, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट और लोन रीपेमेंट को तो इंक्लूड कर लो, लेकिन बोरोइंग का जो बीच वाला पार्ट था उसको इंक्लूड मत करो, उसको बाहर निकाल दो। तो ये अगर आप इसको यहाँ पे हिसाब लगा लेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। इसका एक तरीका और है कैलकुलेट करने का, एग्जाम में पता नहीं ना कि किस तरीके से वैल्यू दे दी जाए, और जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए भी कोशिश की जाती है कई बार। तो ध्यान रखना है फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर है, रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, ऊपर के इनका हिसाब किताब, और फिर कैपिटल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट क्या था, नीचे वालों का हिसाब किताब, और जब इनको ऐड कर लिया तो उसमें से माइनस कर दो नॉन बोरोइंग कैपिटल रिसीव्ड, जो कि इस वाले बॉक्स में थी, यहाँ वाले बॉक्स में बोरोइंग्स दी जाती हैं आपको, उनको हटा दो तो नॉन बोरोइंग कैपिटल रिसीप्ट मिल जाती है। यानी कि इस बॉक्स का टोटल और उस टोटल में से बोरोइंग्स अगर हटा दो तो वो कहलाती है नॉन बोरोइंग कैपिटल रिसीप्ट, इसे हटा दो। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट क्या है, ऊपर वाले दोनों बॉक्स का लेखा जोखा और नीचे वाले दोनों बॉक्स का लेखा जोखा। तो ये अगर हम पूरा रख देंगे ये तो बजट डेफिसिट कहलाएगा, जो कि गवर्नमेंट अब पब्लिश नहीं करती है। तो इसमें अंतर कहाँ आया, सिर्फ इसका गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। तो दैट मीन्स कि सारा अंतर आ रहा है किसकी वजह से, बोरोइंग से। तो ध्यान रखना बच्चों कि फिस्कल डेफिसिट को हम सीधा सीधा बोरोइंग भी कह देते हैं। क्लियर, स्क्रीन में एक बार फिर समझो, फिस्कल डेफिसिट को हम सीधा सीधा बोरोइंग यानी ऋण ग्रहण भी कह देते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो सकते हैं जिसमें आपको बोरोइंग की वैल्यू दी होगी और आपको एकदम से समझ जाना है कि ये फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू है, या फिर फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली और आपको बोरोइंग ढूंढनी पड़ रही है कि बोरोइंग कितनी है, तो आप समझ जाना फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग है। तो ये था टोटल फिस्कल डेफिसिट के बारे में। इसमें और थोड़ा सा समझिए कि फिस्कल डेफिसिट जो है उसको सरकार बराबर करने के लिए कुछ ऋण ले लेती है। मैंने अभी कहा ना कि बोरोइंग्स के बराबर है फिस्कल डेफिसिट। तो बोरोइंग कहां कहां से कर सकती है सरकार, नंबर 1 नेट डोमेस्टिक बोरोइंग्स, घरेलू ऋण ग्रहण कर सकती है, अपनी खुद की जनता से ऋण ले सकती है। एक्सटर्नल बोरोइंग, विदेशों से ऋण ले सकती है। और सरकार अपने सेंट्रल बैंक यानी कि जो केंद्रीय बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं उससे ऋण ले सकती है। तो 3 प्रमुख स्रोत हैं सरकार के लिए जिनसे सरकार ऋण ले सकती है, और वो ऋण ही फिस्कल डेफिसिट के बराबर कहलाता है। तो आपको एक बात अभी तक समझ में आ गई होगी कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, सरकार का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, तो उसका तात्पर्य क्या है, उसका सीधा सा मीनिंग है कि सरकार की बोरोइंग ज्यादा है। अब यहां पे देखिए, अब आप, इट इज की वेरिएबल इन जजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो ये एक बहुत ही प्रमुख ऐसा चर है जिसके आधार पे हम ये निर्णय कर सकते हैं कि सर के जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी वित्तीय स्वास्थ्य कैसी है और अर्थव्यवस्था स्थिर है या नहीं है। अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो अर्थव्यवस्था स्थिर थोड़ी होगी, ऐसे में अस्थिर हो जाएगी। तो हर एक सरकार ये चाहती है कि फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखा जाए, जिस एफआरबीएम हमारी सरकार के द्वारा 2003 में इनको एक्सेप्ट किया गया है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट। तो इसके तहत सरकार क्या करती है कि फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में कैसे रखा जाए, या फिर अन्य जो घाटे हैं सरकार के, राजकोषीय घाटे के अलावा उन घाटों को नियंत्रण में कैसे रखे सरकार, ये एफआरबीएम की नीति के तहत सरकार सुनिश्चित करती है। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की, प्राथमिक घाटा। मैंने आपको बताया था कि जब 4 बॉक्स बनाए थे तो मैंने कहा था कि इस वाले बॉक्स में एक एंट्री थी जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार ऋण की अदायगी कितनी करती है। तो ऋण की अदायगी यहां प्रमुख रोल निभाने वाली है। तो आप देखिए प्राइमरी डेफिसिट क्या है, बेसिकली फिस्कल डेफिसिट में से क्या घटाना है, इंटरेस्ट लायबिलिटीज जो है सरकार की, सरकार ब्याज कितना चुका रही है और ब्याज कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन का तरीका क्या है, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी सरकार की होती है किसके बराबर, निवल घरेलू परिदाय पर सरकार द्वारा ब्याज अदायगी। तो अगर सरकार ने
कुछ डोमेस्टिक डेट लिया है, यानी अपनी जनता से कुछ ऋण ले रखा है, कुछ राज्य सरकारों से कोई ऋण ले लिया है, या फिर सरकार ने यहाँ के जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशंस है, उनसे कोई ऋण लिया हुआ है। तो घरेलू जो ऋण है उस पे दिया गया ब्याज, उसमें से प्राप्त किया गया ब्याज, जो सरकार ने ब्याज प्राप्त किया, चाहे राज्य सरकार से प्राप्त किया, अगर राज्य सरकार को कोई ऋण दिया केंद्र सरकार ने और उस पे मिला ब्याज, तो वो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ऐसे ही और कहीं से अगर सरकार को घरेलू ऋण कोई दिया हुआ है सरकार ने, उससे कोई ब्याज मिल रहा है, तो वो यहाँ माइनस कर दो। और जब मैं सरकार शब्द बोलता हूं तो सरकार का सीधा सा मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे केंद्रीय सरकार है उसका अर्थ, जब भी मैं सरकार बोल रहा हूं, क्योंकि राज्य सरकार को मैं अलग से पुकारता हूं जब उससे कोई संबंधित बात बतानी होती है। इस वीडियो की आखिरी इंपॉर्टेंट बात एक है जेंडर बजट, लिंगगत बजट। आपसे एग्जाम में कोई पूछे कि व्हाट इज जेंडर बजट, या फिर सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, वचनबद्धताएं क्या हैं बजट के तहत जेंडर इक्वालिटी के लिए, जिसे हम कहते हैं लैंगिक समानता के लिए सरकार क्या करती है, तो इसके लिए सरकार ने एक प्रयास किया और इसको 2005-6 के बजट में पहली बार प्रस्तुत किया, सरकार ने बजट में इंट्रोड्यूस किया। 2006-7 के बजट में इसको फिर एक्सटेंड किया और विस्तार प्रदान किया और डिटेल में इसके बारे में चर्चा की। प्रमुख उद्देश्य जो है जेंडर बजट का वो यह है कि बजट में ऐसे प्रावधान किए जाएं और लिंगगत समानता को प्राप्त करने के लिए, यानी इक्वालिटी, जिसे जेंडर इक्वालिटी कहते हैं, उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो वेल डिफाइंड हो, अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हों बजट के अंदर। तो ये क्या है, एन एक्सरसाइज टू ट्रांसलेट द जेंडर कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इनटू बजटरी कमिटमेंट्स, की सारी जो सरकार के उत्तरदायित्व हैं, वचनबद्धता हैं, वो बजट में भी दिखाई दें, वहां पे भी परिलक्षित हो। और ये किस लिए है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, महिला सशक्तिकरण के लिए, स्त्री सशक्तिकरण के लिए है ये पूरा प्रयास। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से पहले की मेरी सभी वीडियो नीचे बने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाती हैं, उनको सिक्वेंशियली आप देखते रहिए। आपका जो सिलेबस है क्लास 12 का, उसकी टेंशन ना लें, उसको कंप्लीट मैं डेफिनेटली कराऊंगा और टाइमली उसको कंप्लीट करवाऊंगा। इस टॉपिक पे मेरी 4th वीडियो जो है बहुत जल्दी मैं अवेलेबल कराऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपके लिए लाऊंगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इस पूरे यूनिट से। और जैसे आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारे डेफिसिट्स और जो क्लासिफिकेशन है बजट का बहुत बढ़िया से क्लियर होने वाला है। तो आप वेट कीजिए, 1-2 दिन के अंदर मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा आपको। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, गुड लक।